Warm greetings to everyone. I am Deepmala Sharma, bringing forth before you a thoughtful and emotional story for the students of class 11 from their supplementary book Snapshots. The title of the story is The Address, and it is composed by an eminent Dutch journalist and writer Marga Minko. Now, before we start the story, let us first of all discuss the background of this story. क्योंकि स्टोरी का जो थीम है, उसका जो मेन प्लॉट है, वो तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, ये स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में और कब लिखी थी एमिनेंट डच राइटर मार्गा मिंको ने. तो कम टू द बैकग्राउंड फर्स्ट. The story has been set on the aftermath of the destructive Second World War. By the end of the war in 1945, some 60 lakh Jews who were staying in Germany and other territories occupied by the German Nazi forces had been killed systematically by the German Nazi forces led by Adolf Hitler, something which is known as the Holocaust. The present story सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऑलमोस्ट एंड के टाइम पर लिखी गई है, राइट. बेसिकली आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस फ्रॉम 1939 टू 1945 एंड हिटलर का इसमें मेजर रोल था. और ये भी आप जानते हो कि हिटलर ने जर्मनी में नाजी आइडियोलॉजी, नाजी विचारधारा चलाई थी और उसमें दे हेटेड ज्यूज. और इसलिए जर्मनी ने जिन जिन एरियाज को वॉर में हराया था, वहाँ जितने भी ज्यूज थे उन्हें पकड़कर मार दिया जाता था. तो जो हमारी कहानी की नैरेटर हैं दरअसल वो भी जूइश फैमिली से बिलोंग करती हैं. द नैरेटर इन दिस स्टोरी इज अनमिस्टेकेबली such a survivor of the concentration camps. While others from her family had died, she survived the war and came back in search of her belongings which had been taken away by Mrs. Dorling from her mother at the start of the war. तो जो हमारी कहानी की नैरेटर हैं वो एक जूइश लड़की है. वॉर के ख़त्म होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब वो वापस आती है हॉलैंड अपनी बिलोंगिंग्स यानी कि अपने सामान को वापस लेने के लिए, जो कि उसकी मदर से मिसेस डोरलिंग नाम की एक लेडी ले गई थी. उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने बोला था कि वो सामान ले जा रही है. तो जब नैरेटर और उसकी मदर को हॉलैंड छोड़कर जाना था, ये तब की बात है कि जब मिसेस डोरलिंग ने कहा कि ठीक है वो उनके सामान को सेफ रखेगी पीछे से और वो उनके पास आराम से सामान छोड़कर जा सकते हैं. एंड यही बात यहाँ बुक में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंशनड है. सी The Address by Marga Minko. Introduction देखिए चैप्टर की. Same thing is mentioned here. This story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war. War कौन सा? Second World War की बात है ये in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. Now she decides to leave them all behind and resolves to move on. तो ये स्टोरी जो है ये हमें एक ऐसी डॉटर की बात बताती है जो कि अपनी मदर के बिलोंगिंग्स को लेने के लिए वापस गई थी वॉर के बाद हॉलैंड में. ओके, तो ये सब बैकग्राउंड है स्टोरी का. और अब लेट अस प्रोसीड विद द चैप्टर. सी द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर. डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड. डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड. अब आई यहाँ पर कौन है? जी हाँ, आई यहाँ पर नैरेटर है. ये वो जूइश लड़की है जो वॉर के ख़त्म होने के बाद, सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद वापस से हॉलैंड आई है अपनी मदर के रखवाए हुए सामान को मिसेस डोरलिंग से वापस लेने के लिए. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. द वुमन, जो ये द वुमन लिखा हुआ है ये दरअसल किसके लिए आया है यहाँ पर? ये आया है मिसेस डोरलिंग के लिए. ओके, मिसेस डोरलिंग ये वही लेडी है जिसके पास मदर ने सामान वापस रखवाया था. ओके, तो देखिए क्या होता है चैप्टर की स्टार्टिंग में. The narrator knocked at the door of a house, but the door was open only a little. उस लेडी ने वो दरवाज़ा पूरा खोला भी नहीं. She asked the owner, means the narrator asked the owner if she knew her. The narrator told her that she was Mrs. S. daughter. Narrator ने Mrs. Rowling को बताया कि वो Mrs. S की बेटी है. But the owner of the house, Mrs. Rowling, denied knowing her. Mrs. Dorling's face gave absolutely no sign of recognition and she kept staring at her without speaking any word. तो मिसेस डोरलिंग ने कोई एक्सप्रेशन इस तरह का नहीं दिखाया कि वो उसे जानती है.
राइट, और ऐसे इग्नोर कर रही थी उससे कि वो जैसे उसे कोई संबंध ही नहीं रखती, उसने उसे कभी देखा ही नहीं। जब नैरेटर ने बताया कि वो मिसेस एस की डॉटर हैं, तो उसने इस बात से भी डिनाई कर दिया कि वो किसी मिसेस एस को जानती हैं, राइट। The narrator thought that perhaps she was mistaken and had rung the wrong bell. तो जब उसने मिसेस डोरलिंग का ऐसा रिएक्शन देखा कि वो उसे पहचानने से इनकार कर रही हैं, तो नैरेटर को एक बार लगा कि कहीं उसने गलत घर का दरवाज़ा तो नहीं खटखटा दिया है। Then the narrator got a glimpse of her mother's green knitted cardigan which Mrs. Dorling was wearing. अब नैरेटर ने देखा कि जो मिसेस डोरलिंग हैं उन्होंने ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ था, उस पर जो बटन्स लगे हुए थे वुडन, वो सब चीज़ें वो पहचान गई। उसे पता चल गया नैरेटर को कि ये जो लेडी है ये दरअसल मिसेस डोरलिंग ही है, वही लेडी है जिसके पास इनका सारा सामान रखा हुआ है, और उसने जो ग्रीन कार्डिगन पहना हुआ था इनफैक्ट वो भी उसकी मदर का था। उसने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। दिस कन्फर्म टू हर दैट शी हैड रीच द करेक्ट एड्रेस। अब इस बात से कंफर्म हो जाता है कि वो बिल्कुल सही पते पर आई है। बट मिसेस डोरलिंग एक्सक्यूज्ड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट शी कुड नॉट टॉक टू द गर्ल दैट डे एंड शी शुड कम अगेन लेटर। देन शी शेमलेसली क्लोज द डोर। लेकिन तो भी मिसेस डॉरलिंग ने जब उसे देखा कि वो उस स्वेटर को ध्यान से देख रही है तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उससे कहा कि उसके पास अभी मिलने के लिए कोई टाइम नहीं है, और वो फिर वापस आई। आफ्टर दिस रिफ्यूजल द नैरेटर वॉक बैक टू द स्टेशन थिंकिंग अबाउट हर मदर। अब देखिए, नैरेटर कुछ देर तक तो वहाँ पर खड़ी रही और उस नेम प्लेट को उसने फिर से देखा। उस पर लिखा था नंबर 46 डोरलिंग। तो ये बिल्कुल वही एड्रेस था, नंबर 46। ओके, डोरलिंग नंबर 46, ये वही एड्रेस था जो कि उसकी मदर ने उसे याद कराया था, बताया था। तो वो अब इन सब बातों को याद कर रही है कि कैसे उसकी मदर ने ये सब उसे याद रखने के लिए कहा था, ये एड्रेस बताया था कि भी तुम्हें जो सामान है हमारा सारा का सारा वो इसी एड्रेस पे मिलेगा। उसे कंफर्म था कि एड्रेस तो वही है, लेकिन अब उस लेडी ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। तो हर मदर हैड गिवन हर मिसेस डोरलिंग एड्रेस ईयर्स अगो। बहुत साल पहले जो है उसकी मदर ने उसे वो एड्रेस बताया था। अब वो वापस अपने स्टेशन पर वापस जा रही है क्योंकि अब उस लेडी ने उसे पहचाना ही नहीं है, तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। नाउ शी इज़ गोइंग बैक टू टेक हर ट्रेन एंड गो बैक। अब वो याद कर रही है इन सब बातों को इन बिटवीन हर वे। ओके, ऑन हर वे टू द स्टेशन शी रिकॉल्स ऑल दिस थिंग्स। क्या याद करती है कि किस तरह से उसकी मदर ने मिसेस डोरलिंग का एड्रेस उसे दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। द नैरेटर्स मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डोरलिंग एन ओल्ड एक्वेंटेंस। ओके, तो ये वॉर के स्टार्टिंग की बात है, वॉर के बिगनिंग की बात है, जब नैरेटर की मदर ने मिसेस डोरलिंग के बारे में उसे बताया था। ये कहा था कि देखो मिसेस डोरलिंग जो है वो हमारे परिचय की एक लेडी है। शी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड हर दैट एवरी टाइम व्हेन मिसेस डोरलिंग केम शी टुक समथिंग होम विद हर। और नैरेटर की मदर ने नैरेटर को ये भी बताया कि जब भी मिसेस डोरलिंग यहाँ पर आती हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे यहाँ से अपने पास लेकर जाती हैं। The reason Mrs. Dorling gave her for her actions was that she wanted to save all the good things, as a narrator's mother would not be able to save everything if they had to leave suddenly. तो नैरेटर के मदर ने मिसेस डोरलिंग को सारा सामान क्यों दिया था? क्योंकि वॉर चल रहा था, राइट? और हिटलर के जो टॉर्चर्स थे वो ज्यूज़ के ऊपर बढ़ते जा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हिटलर यानी कि जर्मनी उन्हें उस एरिया को, हॉलैंड को ऑक्यूपाई कर लेगा तो उनका बच पाना मुश्किल था, क्योंकि वो जू थे और जूस को हिटलर हेट करता था, राइट? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट उनका सामान जो है, इतना एंटीक सामान है, इतना प्रेशियस सामान है, ये सब बचा रह जाएगा, तो दे वांटेड टू कीप इट सेफ विद मिसेस डोरलिंग। द नैरेटर्स मदर हैड एक्सेप्टेड द आइडिया। ओके, अब नैरेटर की मदर को ये आइडिया अच्छा लग गया कि वो मिसेस डोरलिंग को ये सारा का सारा सामान दे देंगी। शी वॉज रादर obliged towards मिसेस डोरलिंग दैट शी वॉज कैरिंग सच heavy luggage every time she visited and it was really risky during the war. नैरेटर को दरअसल ये बात पसंद नहीं थी कि मिसेस डोरलिंग उनका सारा का सारा सामान क्यों लेकर जा रही हैं, लेकिन उनकी मदर तो बल्कि इस बात से ज़्यादा खुश थी और वो चाहती थी कि नैरेटर भी थैंकफुल हो इस बात के लिए कि मिसेस डोरलिंग इतना रिस्क ले रही हैं और इस माहौल में इतना सारा सामान वो हर बार आती हैं और लेकर जाती हैं, उनके लिए हैवी सूटकेस लगेज भर भर के लेके जाती हैं। तो ये सब नैरेटर और उसकी मदर के लिए कर रही हैं, ना कि खुद के लिए। ये किसका सोचना था? ये सोचना था नैरेटर की मदर का।
The narrator arrived at the station without having paid much attention to things on the way. She was walking in familiar places again for the first time since the war. तो अब narrator जो है वो वापस जा रही है, ओके, रास्ते में वो सब चीज़ें देख रही हैं जिनसे वो फेमिलियर थी. वॉर के बाद वो आज पहली बार यहाँ पर वापस आई है. दरअसल शी वॉज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द वॉर, ओके, कोई भी वॉर में नहीं बचा था उनकी फैमिली का, सिर्फ नैरेटर ही बची थी. शी डिडंट वांट टू अपसेट हरसेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीवियस टाइम. वहाँ वापस आकर वो याद करती हैं उन सब बातों को, किस तरह से उसका बचपन, उसका फैमिली टाइम यहाँ पर बीतता था. इन द ट्रेन शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम व्हेन शी हैड सीन मिसेस डोर्लिंग. अब ट्रेन में वापस आके वो दोबारा से उस इंसिडेंट को याद करती है कि उसने मिसेस डोर्लिंग को फर्स्ट टाइम कब देखा था, क्योंकि उसको मन में तो यही महसूस हो रहा है ना कि मिसेस डोर्लिंग ने उसे पहचानने से मना क्यों कर दिया. It was the morning after the day her mother had told her about Mrs. Dorling, who was wearing a brown coat and a shapeless hat. अब देखिए वो इस बात को याद करती है कि एक बार सुबह की बात थी, यानी कि बहुत पहले की, जब उसने फर्स्ट टाइम मिसेस डोर्लिंग को देखा था. वो रिकॉल करती है कि मॉर्निंग का टाइम था और सुबह सुबह, और मदर जो है वो मिसेस डोर्लिंग को सी ऑफ कर रही थी, और उस समय मिसेस डोर्लिंग ने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था, एक शेपलेस हैट लगा रखी थी. The narrator had asked from her mother if she lived far away. As she was carrying a heavy case, her mother told her that Mrs. Dorling lived at number 46 Marconi Street. तो अब वो उस बात को याद करती है क्योंकि मिसेस डोर्लिंग के हाथ में उस समय काफ़ी हैवी सूटकेस था. तो नैरेटर पूछती है अपनी मदर से कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं, इतना सारा सामान लेकर जा रही हैं. तो मदर ने बताया था कि शी लिव्स एट डोर्लिंग नंबर 46. आप देखिए बेटा, ये बार बार ये जो एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल भी दी एड्रेस है. तो आप याद रखेंगे इस एड्रेस को, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. अब द नरेटर हैड रिमेंबर्ड द एड्रेस बट वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. नरेटर ने वो एड्रेस याद कर रखा था, लेकिन तो भी जो है वो वहाँ पे जल्दी से वापस नहीं गई. इनिशियली आफ्टर द वॉर वॉज ओवर शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल देयर बिलोंगिंग्स लाइंग विद मिसेस एस. तो जैसे ही जैसे मान लीजिए वॉर ख़त्म हुआ था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो जैसे मान लीजिए वापस से मिसेस डोर्लिंग के पास जाए और सामान मिसेस डोर्लिंग के पास वापस जाए और अपना सामान वापस लेकर आए. शी वॉज अफ्रेड टू सी द थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू हर डेड मदर. वो बहुत डरी हुई थी इस बात से कि अगर मान लीजिए वो सब चीज़ें वापस लेने जाएगी, उन सब चीज़ों को फिर वो मिस करने लगेगी, अपनी फैमिली को मिस करने लगेगी, अपनी मदर को मिस करने, क्योंकि ये देखिए कोई भी सामान होता है वो हमें अपने नियर एंड डियर की याद दिलाता है. और ये मैंने आपको बताया ही है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो ख़त्म हो चुकी थी. ओनली शी वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम दिस होलोकॉस्ट. She did not want to see their belongings lying in Mrs. Dorling's house in boxes and cupboards and needing to be put back in their old places again. वो नहीं चाहती थी वहाँ से कोई भी सामान वापस लेके आना. ओके, वो कबर्ड्स में, बॉक्सेस में जैसे पड़ी होंगी, वो ये सोच रही थी कि मिसेस डॉर्लिंग ने शायद उनको अब तक यूज़ नहीं किया होगा और वो एज इट इज़ भरी भी रखी होंगी. राइट. शी वॉज scared that the things might make her very nostalgic, but gradually her life became normal again and one day, okay, she became curious to know about all the possessions. लेकिन तभी जो है उसकी लाइफ जो है वो एकदम नॉर्मल हो गई और अब वो अपना सारा का सारा सामान जो है वो वापस लाना चाहती थी. राइट. शुरू में उसका कोई मन नहीं था इस चीज़ का, राइट, कि भी वो कोई भी सामान अपना वापस लाए, क्योंकि उसको पता था कि ये सब सामान जो है वो उसे किसकी याद दिलाएगा, उसकी फैमिली की, उसकी मदर की. लेकिन अब जो है उसने ये सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, जो लाइफ है वो बैक टू इट्स साइकिल आ गई है, अब वो अपना सारा सामान वापस लाना चाहती थी. Now, after her visit did not yield any result, she decided to visit a second time. अब जैसा कि आप ये देखिए कि उसे ये लग रहा था कि पहले ही जब वो विज़िट करके आई मिसेस डोर्लिंग के पास, तो उसका कोई भी फ्रूटफुल मतलब रिजल्ट नहीं निकला. राइट. क्योंकि उसने उन्हें पहचानने से मना कर दिया. दिस टाइम अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर. अब एक 15 साल की लड़की ने, ओके, 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा, उसने सोचा कि वो दूसरी बार एक बार जाएगी, ओके, और इस बार सेकंड विजिट के टाइम पे उसने क्या सोचा कि अब दोबारा से वो हिम्मत करेगी और इस बार तो पक्का जाकर है, क्योंकि बहुत समय तक वो ये सोचती रही थी कि उसे वो सामान वापस नहीं चाहिए, लेकिन अब उसे एकदम कीन डिज़ायर हुई कि शी वांटेड टू टेक बैक दैट पोजीशन, टेक बैक दैट बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर. दोबारा से उसने एक एफर्ट किया और इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 साल की एक लड़की ने जो है वो गेट खोला.
The narrator asked about Mrs. Dorling. She was told that Mrs. Dorling was not at home. अब उसे बताया कि मिसेस डोरलिंग जो है वो घर पे नहीं है. She followed the girl along the passage. अब देखिए जो लड़की है उसने दरवाज़ा खोल दिया और ये बताया कि उसकी मदर जो है वो घर पे नहीं है, राइट. तो दरवाज़ा खोलते ही अब नरेटर के पास टाइम था, मौका था कि वो अब घर के अंदर जा सकती थी. और उसने क्या किया कि नोटिस किया कि भी जैसे वो जो घर है अब एकदम उसके सामने था, एकदम खुला घर, और सारा सामान वहाँ पे एकदम एज इट इज़ प्लेस था. वो उसके साथ साथ अंदर चली गई. लेकिन जैसे ही वो अंदर गई लड़की के साथ साथ, द नरेटर वॉज हॉरिफाइड. शी फाउंड हर सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ देयर ओल्ड बिलोंगिंग्स. क्योंकि आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि सामान था, राइट. नरेटर क्या सोच रही थी कि वो सामान जो है वो अभी कबर्ड्स में, बॉक्सेस में, इनके अंदर बंद होगा. लेकिन जैसे ही उसने घर में एंटर किया तो चारों ओर उसने जब देखा तो उसकी ओल्ड बिलोंगिंग्स मीन्स उसका जो सामान था वो सारा का सारा वहाँ पे रखा हुआ था. बट दे ऑप्रेस्ड हर एज दे वर केप्ट इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स एंड इन अ वेरी टेस्टलेस मैनर. अब लेकिन जो नरेटर है वो सामान को देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि वो काफ़ी दुखी हो गई. दुखी क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत ही यूज़ कर रहे थे उसको या इस तरह से उनका सामान था उन्होंने ले लिया था. नो, क्योंकि वो जो सामान था उसकी जो कद्र थी वो उस जगह पर नहीं हो रही थी. उन्होंने बहुत ही अलग सी सराउंडिंग्स उसको लग रही थी क्योंकि वो घर उनका नहीं था. दैट प्लेस डिड नॉट बिलोंग टू द नरेटर फर्स्ट. ओके. सेकेंड थिंग कि जो भी सामान था वो सारा टेस्टलेस मैनर में, एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने उस सामान को जचा रखा था. शी वॉज हर्ट टू सी हर फैमिलीज बिलोंगिंग्स लाइंग इन अ टेस्टलेस वे विद द अगली फर्नीचर एंड मगी स्मेल. घर में से जो स्मेल है वो भी उसको अच्छी नहीं आ रही थी. जो सामान था उसको भी, उसकी हालत को देखकर भी उसे बहुत दुख हो रहा था. द टेबल क्लॉथ, द सिल्वर कटलरी and even the still life showing the apple on the tin plate belonged to her family. अब देखिए सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन है, मैं आपको बताती हूँ. देखिए कि जो जो सामान उसने देखा उसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने देखा कि ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, यानी कि एक आयरन का कैंडल होल्डर था, उनका था, वो खुद का था, नरेटर का था, और वो ऐसे ही बस वहाँ पे रखा हुआ था. ठीक है. फिर इसके अलावा आप ये देखिए कि नरेटर बताती है कि आगे वो टेबल क्लॉथ दिखेगी, कुछ वो सिल्वर कटलरी उसने देखी, या जो भी मान लीजिए इस तरह की चीज़ें थी जो उनसे बिलोंग करती थी, उनका फर्नीचर था और स्मेल थी उसके घर की, वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी नरेटर की बिलोंगिंग से. नाउ शी वॉज कीनली ऑब्जर्विंग द गर्ल who had brought back similar to that of Mrs. Dorling. The girl was placing teacups for tea to be served. She was pouring tea from a white teapot which had a gold border on the lid, and then she took out some spoons from the box. Okay, तो लड़की उसे साथ ले गई. Okay, और वहाँ पे जैसे अंदर वो चले गए, लड़की ने उसे बिठाया और कहा कि भाई चाय तैयार है, तुम चाय ले लो. और वो जब चाय डालने लगी तो वो जिन कप्स में जैसे या टी पॉट से वो चाय डाल रही थी, ओके, तो वो गोल्डन बॉर्डर का था उसका लिड. ये सब चीज़ें नरेटर ने रिकॉग्नाइज़ की. टेबल क्लॉथ रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, आयरन होल्डर रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, और अब उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि वो जो कप्स थे, ओके, या मान लीजिए वो जो टी पॉट था वो भी नरेटर का ही था. नाउ द नरेटर ऑल्सो फाउंड एक बर्न मार्क नरेटर को मिला उस टेबल क्लॉथ के ऊपर, जिससे कि कंफर्म हो गया कि ये जो टेबल क्लॉथ है वो उन्हीं से ही बिलोंग करता है. लेकिन वो जो लड़की थी वो उन सब चीज़ों का बहुत ही रफ़ यूज़ कर रही थी. जो सामान वहाँ पे लगा हुआ था वो उसे डेली यूज़ में बहुत ही रफली यूज़ करते थे, जिसे देखकर नरेटर को बहुत बुरा लगा. उस लड़की ने इवन एक मतलब उसको हंसी मजाक में एक बात भी बताई. शी क्रैक्ड अ जोक अबाउट ईटिंग डिनर इन दोज एंटीक प्लेट्स. द नरेटर ऑल्सो फाउंड अ बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द नरेटर इनडायरेक्टली hinted to the girl that they miss things which are either missing from their original place or have been loaned to somebody. Okay, तो क्या होता है देखिए कि जो लड़की है वो ये बताती है कि देखो कितने सुंदर सुंदर हमारे पास एंटीक प्लेट्स हैं, हम तो इनमें रोज़ खाना खाते हैं. अब नरेटर को ये सब बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह से वो अपनी मदर से रिक्वेस्ट करती थी कि उन एंटीक प्लेट्स में वो कभी एप्पल काट के खाना चाहती थी तो भी उसकी मदर उन्हें मना कर देती थी, क्योंकि मदर जो है बहुत ही केयरफुली अपने एंटीक आइटम्स को रखती थी और कभी बच्चों को इस तरह से मिसयूज़ करने के लिए, या इवन मैं ये कहूँगी कि सिंपल यूज़ करने के लिए भी नहीं देती थी. लेकिन नरेटर का सामान अब इस घर में बहुत ही बुरी तरह से यूज़ किया जा रहा था, रफली यूज़ किया जा रहा था, जिसे देखकर नरेटर को बहुत दुख हुआ. वो याद करती है उस टाइम को
जब उसकी मदर जैसे ज़िंदा थी और बहुत टाइम पहले की बात है, जब वो घर पर ही थी, ओके, और साथ में वो याद करती है कि मदर ने कहा था कि ये जो सिल्वर का जितना भी सामान है तुम इसे पॉलिश कर लो, और उसे बहुत ही मेहनत से उस सिल्वर के सामान को पॉलिश किया था। लेकिन आज वो सिल्वर का सामान कौन यूज़ कर रहा है? ध्यान रखा उन्होंने, सामान था नरेटर का, बहुत ज़्यादा केयर की नरेटर ने और उसकी मदर ने, लेकिन आज वो सामान जो है वो यूज़ किया जा रहा था किसी और के द्वारा, जिसको देखकर नरेटर को बहुत दुख हुआ। ओके, शी वॉज सरप्राइज टू हियर दैट द कटलरी दैट दे वर यूजिंग वॉज मेड अप ऑफ, उसे दरअसल ये पता ही नहीं था कि ये जो सामान है जो मदर कह रही है पॉलिश करने के लिए सिल्वर का है, राइट। तो इतना कॉस्टली सामान था, इतना एक्सपेंसिव सामान था, और इसे जो है आज ये लोग इस तरह से यूज़ कर रहे थे, जिसे देखकर नरेटर को बहुत दुख हुआ। नाउ फाइनल रेजोल्यूशन पे पहुंचती है नरेटर अपने सामान को देखकर। देखिए, फर्स्ट जब विजिट की नरेटर ने घर पे तो उसे एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मिसेस डोर्लिंग ने उसे पहचानने से मना कर दिया। अब ये ऑब्वियस है कि वो उसके सामान को बहुत ही मिसयूज़ कर रहे थे। सेकेंड टाइम में लड़की ने दरवाज़ा खोला, मिसेस डोर्लिंग वॉज नॉट एट होम दिस टाइम, ओके। अब जब वो नरेटर अंदर गई तो उसने अपने सारे सामान को देखा और फिर ये महसूस किया कि वो जो सामान है उसकी जो रियल वैल्यू थी वो अब यहाँ पर नहीं है। जितना उसके लिए वो इम्पोर्टेंस रखती थी चीज़ें, अब वो इम्पोर्टेंस उस सामान की यहाँ पर नहीं है, राइट। तो ये दरअसल स्टोरी है, और इस तरह से नरेटर एक फाइनल रेजोल्यूशन पे पहुंचती है। देखिए क्या, द नरेटर डिसाइडेड दैट शी कुड नॉट स्टे देयर एनी मोर। अब नरेटर ने सोच लिया कि अब वो यहाँ पर बैठकर, जैसे वो चाय वाय पिला रही थी उसको, कहते अब मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, उसे मन मन में सोच लिया। क्यों? उसने सोचा कि द एड्रेस वॉज करेक्ट, बट द नरेटर डिडंट वांट टू रिमेंबर इट anymore. She felt that the objects were linked to a memory of a time which no longer existed. They had lost their value in the strange surroundings. तो I hope जो explanation है वो समझ में आ रही होगी आपको, कि नरेटर को अभी समझ में आ गया कि जो भी ये सामान है, ओके, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट था, उस टाइम तक इम्पॉर्टेंट था जब नरेटर की मदर उसके साथ थी, फैमिली उसके साथ थी, लेकिन आज ये एक अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में प्लेस्ड है ये सारा का सारा सामान। तो अब ये सामान उनसे कोई भी संबंध नहीं रखता, नरेटर से कोई भी संबंध नहीं रखता। साथ में शी कंफर्टेड हरसेल्फ बाय थिंकिंग दैट हर प्रेजेंट हाउस वाज टू स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द ओल्ड स्टफ। मन मन में उसने सोच लिया कि अब उसे सामान वापस नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो घर है वो बहुत ही छोटा है इतने सारे सामान को रखने के हिसाब से, राइट। शी लेफ्ट द हाउस लिविंग ऑल हर फैमिलीज बिलोंगिंग्स बिहाइंड, और वो उस घर को छोड़ के जल्दी से बाहर आ गई, ओके। उसे अब वो सामान वापस नहीं चाहिए था, उसे कोई बात नहीं करनी थी मिसेस डोर्लिंग से, उसे वहाँ पर अब एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना था। उसने याद रखा था वो एड्रेस अब तक, लेकिन नाउ शी वांटेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस कम्प्लीटली। वो हमेशा के लिए उस एड्रेस को भुला देना चाहती थी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि भाई जो एड्रेस है वो नरेटर क्यों भूलना चाहती थी, वो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्यों भूलना चाहती थी आप समझ गए होंगे, और दरअसल ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो इससे पहले कि हम थीम इस चैप्टर का डिस्कस करें, एक बार पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके। एनसीईआरटी की आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं बेसिकली। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए एक बार, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी, इफ यस व्हाट इज इट। तो जो वुमन है उसने कहा कि हैव यू कम बैक, किससे कहा? जी हाँ, नरेटर से कहा कि क्या तुम वापस आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि कोई भी वापस नहीं आया। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, क्या हमें कोई क्लू मिलता है? देखिए, दरअसल ये जो स्टेटमेंट है मिसेस डोर्लिंग की कि तुम वापस आ गई, मुझे लगा कोई भी वापस नहीं आया, फिर उसे पहचानने से मना भी कर दिया था। तो यहाँ पर वापस आना, कोई भी वापस नहीं आया, क्या इनसे कोई क्लू मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये क्लू मिल रहा है कि ये वॉर, पोस्ट वॉर पीरियड की स्टोरी है, यानी कि वॉर के ख़त्म होने के बाद की स्टोरी है। और इसमें देखिए, आप आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने आप भी आंसर बना सकते हैं, और अगर चाहें तो जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ उसे भी आप पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। येस, दीज वर्ड्स बाय मिसेस डोर्लिंग टू द नरेटर शो दैट शी लीस्ट एक्सपेक्टेड सच अ विजिट. She had presumed that all of them were dead. This leads to the conclusion that the story is set against the tragic circumstances of a war in which families lost their lives and belongings. The statement tells us that the narrator and her family at one time lived in that area
And secondly, the clue that the war has brought about a lot of destruction, and it seems that Mrs. Dorling was not expecting anyone to return to her house to claim the belongings, right? तो ये दो बातें शो हो रही हैं कि एक तो वॉर के बाद की बात शो हो रही है कि वॉर के टाइम पे जो फैमिली थी नैरेटर की वो काफ़ी सफ़र कर रही थी, राइट। और दूसरी बात ये है कि मिसेस डोर्लिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी वापस आएगा उससे वो सामान वापस लेने के लिए, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। The story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwent during these times? तो जो स्टोरी है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो प्री वॉर यानी कि वॉर से पहले की, और एक पोस्ट वॉर यानी कि वॉर के बाद के समय की। तो ऐसी कौन सी हार्डशिप्स, ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो आप सोच सकते हो कि वो लड़की जो है, नैरेटर मीन्स, ओके, गर्ल हियर मीन्स द नैरेटर, वो गुजरी होगी जिन कठिनाइयों से इस टाइम में, राइट। तो देखिए, the story, the address is divided into pre-war and post-war times, right? There are clear indications of the hardships which the narrator, a young girl, had to undergo during these times. The girl came from a rich family. Okay, the family had a lot of valuable belongings. Then the war broke out. Mrs. Dorling renewed her contact and started visiting their house. She took away all their possessions on the ground that she wanted to save all their nice things in case they had to leave the place. After the war was over, things became almost normal. Now the girl was living all alone in a rented house. She wanted to meet Mrs. Dorling and asked for the valuables. When she went to meet Mrs. Dorling, she found that Mrs. Dorling was using her mother's things recklessly. Suddenly, she lost interest in all the things that had belonged to a connection that no longer existed. She decided to leave it all behind and resolved to move on. वैसे आप देखेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आगे मैं आपको स्टोरी का थीम भी प्रोवाइड करूंगी, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही निकल के आता है कि यस, जो लड़की थी वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके पास बहुत सारे ऐसी एंटीक चीज़ें थी, एक्सपेंसिव चीज़ें थी, पोजेशंस थी, जो कि मिसेस डोर्लिंग ने इस प्रॉमिस के साथ अपने पास रखे थे कि वो उन्हें सेफ रखेंगी, नाइसली रखेंगी। लेकिन जब वो लड़की यानी कि नैरेटर उस सामान को वापस लेने के लिए गई तो उसने देखा कि उस सामान की तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, और बहुत ही रफली और रेकलेसली जो मिसेस डोर्लिंग है वो उसे यूज़ कर रही हैं, और अब उसको जो है वो सामान अपना वापस नहीं चाहिए था, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? The narrator was disappointed and disillusioned when she was allowed to enter Mrs. Dorling's house during her second visit. She realized the futility of feeling attached to her mother's belongings that were kept so distastefully. So, just left without taking anything back. She just left out without taking anything back and felt like forgetting the address because she would only remember the past, right? तो जो लड़की है उसने ये देखा कि जो भी कोई सामान था उनका वो अब जो है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत ही ख़राब तरीके से उस घर में रखा हुआ था, और अब उसे वो जो बिलोंगिंग्स हैं उसकी मदर की डिस्टेस्टफुली ऑर्गेनाइज्ड सराउंडिंग्स में जो रखी हुई थी वो बिल्कुल भी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि सामान उसी का था, शी वॉज श्योर, उसने देखा था, शी वॉज फेमिलियर विद ऑल दोज बिलोंगिंग्स, बट नाउ शी वांटेड बैक नो मोर, ओके, अब उसे वापस नहीं चाहिए थी, और इसलिए शी वांटेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस। तो थर्ड क्वेश्चन यही है कि व्हाई डिड द नरेटर ऑफ स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस? ये मैंने आपको बताया भी था चैप्टर एक्सप्लेन करते समय कि लास्ट में जो है ये बात आती है कि अब जो नरेटर है उसे पूरा टाइम वो एड्रेस याद रखा था। कौन सा एड्रेस? जी हाँ, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, राइट, डोर्लिंग। तो ये एड्रेस अब नरेटर भूल जाना चाहती थी, क्योंकि अब वो जो बिलोंगिंग्स थी, वो जो पोजेशंस थी उसकी मदर की, वो उसके लिए अब अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में रखने के बाद वो अपनी सिग्निफिकेंस लूज कर चुकी थी, अब कोई उनके लिए वैल्यू नहीं रखती थी। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन। द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर कमेंट। तो एड्रेस जो है वो इस तरह की स्टोरी है जो कि वॉर, ओके, वॉर के बाद इंसान के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ क्या होता है, क्या क्या उनके साथ बुरी हैपनिंग्स होती हैं, राइट, उसके बारे में है। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसमें भी आप लगभग जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हो, मेन पॉइंट्स ले सकते हो थीम बेस्ड। देखिए मैं आपको कंप्लीट स्टोरी की समरी एक बार बता देती हूँ। द वॉर क्रिएट्स मेनी डिफिकल्ट एंड ट्रॉमेटिक सिचुएशंस फॉर ह्यूमन बींग्स। सिविलियन लाइफ फेसेस ट्रेमेंडस अपहीवल ड्यू टू वॉर। द ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज इज amply illustrated through the experience of the narrator. The war had caused many physical difficulties as well as emotional sufferings to her. She had lost her dear mother,
She went to 46 Marconi Street to see her mother's valuable possessions. Mrs. Dorling was a true opportunist who had used the narrator's mother's belongings on the pretext of storing them for safekeeping. She refuses to recognize the narrator and does not even let her in. The narrator gets another chance to visit the house. The presence of her mother's possessions in a strange atmosphere hurt her. Now, these valuables had lost all their importance for her as they had been separated from her mother. She could get no solace or comfort from them. She resolved to forget the address. She wanted to leave the memories of her mother and the war behind. Now, ये देखिए, ये जो स्टोरी है दरअसल उसी की समरी हमने यहाँ पर प्रेजेंट करनी है कि पूरी स्टोरी में क्या होता है. ओके, एकदम शॉर्ट में हम बता देंगे कि, और इस तरह से ये पता चलता है कि वॉर के बाद ह्यूमन बींग्स के साथ जो भी हैपनिंग्स होती हैं, या मान लीजिए जो भी उनको बुरा लगता है, क्या क्या हार्डशिप्स आती हैं उनकी लाइफ में, उसके बारे में है ये स्टोरी. हैंस इट इज प्रूव्ड हियर. अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, दरअसल ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं. या तो ये थीम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके, या फिर आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस इस स्टोरी में, राइट. तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए. और अब मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर का थीम क्या है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो. This story is a touching account of a girl who goes in search of her mother's belongings after the Second World War in Holland. ये आपको पता ही है कि ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही इमोशनल सा अकाउंट प्रेजेंट करता है एक लड़की का, जो कि अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को वापस लेने के लिए जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलैंड में. But even after finding what she so much wanted to touch, to see, to feel and remember, she leaves everything behind, as it could not bring her dead mother back. लेकिन जहाँ वहाँ जाकर वो जो कुछ देखती है, टच करती है, महसूस करती है, फील करती है, याद करती है, ओके, वो उन सब बातों को भूल जाना चाहती है और अपनी मदर की जो यादें हैं वो नहीं चाहती कि यदि वो उस सामान को वापस ले जाएगी कि तो उसकी मदर की यादें जो है उसको वापस आएँ. She decides to move on and live with only memories of the former times. वो अब उस सामान के साथ नहीं बल्कि अपनी पुरानी यादों के साथ, ओके, जो उसकी फैमिली के साथ जो उसकी हैप्पी टाइम्स थे, मदर के साथ जो उसकी हैप्पी मेमोरीज थी, उनके साथ वो वापस जाना चाहती है. द एड्रेस दैट हेल्ड सो मच इम्पॉर्टेंस स्टिल शी विजिटेड दैट प्लेस लॉस्ट इट्स वैल्यू एंड द गर्ल रियलाइज दैट इट कुड गेट हर नथिंग बट पेन. और उस सामान को देखकर उसे यही लगता है कि अब जो है वो उस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती है और इससे बस उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सकता. और इस सारे में से भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज्ड बात बताना चाहती हूँ कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है. वॉट वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर इज, ये जो कोटेशन मैंने आपको दी है, जो लाइन मैंने आपको दी है, स्टेटमेंट मैंने आपको दी है, आप इस स्टेटमेंट को हर एक क्वेश्चन के आंसर में यूज़ कर सकते हो. ओके, थीम बेस्ड क्वेश्चन के आंसर में हर एक में आप यूज़ कर सकते हो. क्या, देखिए, द फेमिलियर थिंग्स ऑफ द पास्ट लूज देयर सिग्निफिकेंस when they are placed in unfamiliar surroundings. This is the most important line and we can say the gist of this chapter, right? What the author Markham Inko wants to convey कि familiar things of the past, past की, हमारे पुराने समय की जो familiar things हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी खुद की हैं, belongings हैं, possessions हैं. familiar का मतलब जानी पहचानी चीज़ें, हमारी खुद की चीज़ें हैं. they lose their significance, उनका महत्व, उनकी जो value है वो हमारे लिए बिल्कुल कम हो जाती है. कब? जब दे आर प्लेस्ड इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, जब आप उन्हें कुछ अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में प्लेस कर देते हो, मीन्स ऐसी अलग सी जगह पर ले जाते हो जहाँ पर वो जाने के लायक नहीं है या आपके लिए अपरिचित सी है, अनजान जगह पे जब वो चली जाती हैं तो वो ऐसा लगता है कि अब वो आपकी नहीं रही या आपके लिए उन चीज़ों की अब उतनी वैल्यू, उतनी इंपॉर्टेंस, उतनी सिग्निफिकेंस नहीं रही, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इससे नोट कर लीजिए और इसे लर्न भी रखिएगा. अब मैंने आपको जैसे बताया था कि दो तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस या फिर कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. तो कैरेक्टर्स जो है इसमें बेसिकली 3 ही कैरेक्टर्स हैं, तीनों पर ही सेपरेटली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप देखिए. सबसे पहले है द डॉटर. यहाँ पे डॉटर जो है वो नैरेटर के लिए आया है, राइट, या गर्ल जैसे बार बार एड्रेस किया है, तो गर्ल, डॉटर, नैरेटर, सेम पर्सन. शी इज द नैरेटर हु रिटर्न्स टू हॉलैंड टू गो टू द एड्रेस where her mother's precious belongings were kept. As normalcy had returned after the Second World War in Holland, she wanted to see all possessions that were a bond between her family and herself.
तो डॉटर कौन है? ये नैरेटर है जो कि हॉलैंड वापस जाती है उसी एड्रेस पर जहाँ पर उसकी मदर की जो प्रेशियस बिलोंगिंग्स हैं वो रखी हुई हैं। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब वो हॉलैंड वापस जाती है और उन सब चीज़ों को देखना चाहती है। इनफैक्ट वो उन्हें वापस भी पाना चाहती है। ओके, ये अलग बात है कि वो उसको मिली नहीं वापस, क्यों नहीं मिली वो आगे पता चलेगा। देखिए जब हम मिसेस डोर्लिंग का कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। सेकेंड कैरेक्टर इज मिसेस एस, the narrator's mother. Okay, in the story the narrator's mother has been called as Mrs. S. She was a simpleton who could not see the manipulating and fraudulent nature of Mrs. Dorling. Okay, she trusted Mrs. Dorling and allowed her to keep all the precious belongings for the time being. यहाँ देखिए कॉमा एक्स्ट्रा है, केवल फुल स्टॉप से काम चल जाएगा। अब देखिए क्या है कि नैरेटर की जो मदर है वो मिसेस एस के नाम से है। ओके, मिसेस एस है उनका नाम स्टोरी में। सिंपलटन, बहुत ही सिंपल लेडी है जिससे कि समझ में नहीं आता मैनिपुलेटिंग और फ्रॉडुलेंट नेचर जो है मिसेस डोर्लिंग का। ओके, तो वो मिसेस डोर्लिंग जो है वो केवल चालाक लेडी है। वो उसे बस केवल कहती है कि वो उसके सामान का ध्यान रखेगी या स्टोर करके रखेगी सेफली, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, राइट। लेकिन मिसेस एस जो है वो उसके नेचर को अच्छे से समझ नहीं पाती। वो मिसेस डोर्लिंग का पूरी तरह से विश्वास कर लेती हैं और जितने भी प्रेशियस बिलोंगिंग्स हैं ओके वो मिसेस डोर्लिंग को अपनी दे देती हैं इस विश्वास से कि वो शायद उनका ध्यान रखेंगी, राइट। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। तो मिसेस डोर्लिंग का कैरेक्टर भी देख लेते हैं। शी हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस। तो शुरुआत में हमें पता चलता है, जब चैप्टर में पता चलता है हमें फर्स्ट टाइम मिसेस डोर्लिंग के बारे में, तो मिसेस डोर्लिंग के बारे में मिसेस एस अपनी बेटी को यही बता रही हैं कि ये हमारी एक ओल्ड एक्वेंटेंस है, मीन्स पुरानी परिचित लेडी है। आफ्टर अ लॉन्ग गैप शी अपीयर्ड अगेन ड्यूरिंग द वॉर। अब उसके बाद फिर वो वॉर हो जाता है। ओके, नैरेटर अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाती है बचने के लिए इस हॉलोकॉस्ट से, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से हमें मिसेस डोर्लिंग का पता चलता है चैप्टर के बिगनिंग में, जैसे पता चला कि जब नैरेटर मिसेस डोर्लिंग के घर पर गई, राइट। शी पोजेस्ड अ कनिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही कनिंग पर्सनैलिटी है, फ्रॉड लेडी है, राइट, मैनिपुलेटिंग लेडी है। शी इज़ ऑलमोस्ट रिलक्टेंट टू रिकॉग्नाइज द डॉटर एंड डज नॉट अलाउ हर टू एंटर द हाउस। और उसे अलाउ नहीं किया घर के अंदर आने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि उनका सामान होते हुए भी शी डिड नॉट अलाउ द ऑथर टू एंटर। ओके, नाउ इट वॉज ऑल अबाउट द एड्रेस। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमने थीम को ध्यान में रखते हुए इस स्टोरी को समझना है। और मैंने आपको थीम जो है स्टोरी का वो भी एक स्क्रीनशॉट के इसमें प्रोवाइड कराया है फॉर्म में। साथ में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्योंकि बार बार आप स्टूडेंट्स की यही डिमांड हो रही थी कि मैम क्वेश्चन आंसर्स पर थोड़ा सा और आप फोकस करें। तो स्टोरी की मेन समरी, डिटेल्ड समरी हमने समझी। पूरी स्टोरी क्या है ये आपको समझ में आई होगी आई होप। थीम किया, थीम पर बेस्ड क्वेश्चन समझे, कैरेक्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चन समझे और साथ ही हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और सभी पॉइंट्स जो इस चैप्टर के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेसन समझ में आया होगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel for more such informative videos. Thanks a lot for watching. Thank you.